लोकेशन के बारे में। तो सिंगापुर इतना छोटा एक देश 720 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब समझ ही सकते हैं, ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करना चाहिए है ये सिंगापुर। तो समझ पहले ऐसे लोग थे जो यहाँ पे आके अपना कंट्रोल शुरू कर दिए थे। साल 15 स्टेट यानी मेलकन स्टेट और सुंदर स्टेट बहुत ही पास थे। इस मतलब इतना ज़्यादा अर्न भी नहीं कर रही थी, प्रॉफिट प्रोक्योर भी नहीं करती जिससे मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करे। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में तो सिचुएशन और भी खराब होता है। और ब्रिटिश का जो चीज़ एक चलो मतलब अच्छा था क्योंकि तो ये जाने के बाद ब्रिटिश यहाँ पे दोबारा कंट्रोल कर लेती है। और इस बार ब्रिटिश जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन में टोटल 3 सीट्स, एक ऐसा देश जो ड्रग एडिक्शन, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स, गैम्बलिंग जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। और आज के दिनों में ये देश वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट वेल्थिएस्ट कंट्री बन चुका है। ये देश यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, ये देश एशिया में ही है, हमारे कंटिनेंट में ही है, जो कि है सिंगापुर। Tiny island nation is smaller than New York City. इंडिपेंडेंट सिंगापुर के पहले जो पीएम थे यानी ली क्वान यू, इन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसने कुछ ये पूरा देश को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, पूरा चेंज करके रख दिया। आज अगर देखें सिंगापुर, तो सिंगापुर में हर करीबन 5-6 आदमी से एक आदमी मिलियनियर है। तब मतलब समझ ही सकते हैं सिंगापुर जो है कहाँ पे कुछ कुछ अपग्रेड कर चुका है। 1950s के 60s के टाइम में सिंगापुर ड्रग एडिक्शन या बोलो ओवर पॉपुलेशन जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहा था। और आज हाँ यही है सिंगापुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंगापुर का मतलब पहले पार्ट में, ये पार्ट 2 है, पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंगापुर का हिस्ट्री, कॉलोनियल रूट, ये सब के बारे में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे उसके बाद से आज के सीजन तक मतलब प्रेजेंट डे सिंगापुर कैसा है, क्या कर रहा है उस तक। तो मैं हूँ वो, आप देख रहे हैं सो मच। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो प्रेसिडेंट ली ने यानी ली क्वान यू ने सिंगापुर का सोशल, इकोनॉमिक ये सब चीज़ चेंज करके रख दिया था। और सिंगापुर का जो मतलब जो स्ट्रक्चर या नेशनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक, कल्चर बहुत लोग कॉपी करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ही उसमें फेल हो जाते हैं। तो पीएम ली ने ऐसा ही कुछ ऐसे करके दिखाया इसी की वजह से पीएम ली को फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर बोला जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि उन्होंने जो है क्या क्या स्टेप्स लिया जिन्होंने सिंगापुर को पूरा ट्रांसफर करके रख दिया। पीएम ली अच्छी तरीके से ये जानते थे अगर सिंगापुर इंडिपेंडेंटली खड़ा नहीं होगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी जो है वो ब्रिटिश के हाथ में थी, और ब्रिटिश अगर छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा सिक्योरिटी को लेके। स्पेशली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जैसे कि पॉवर्टी, अफीम का जो है नशा पूरी देश में फैल चुका था। तो इसको करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप लिए। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि उन्होंने देश को पूरा यूनाइट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया, मतलब सोशल चेंजेस क्या किया उन्होंने इनिशिएट किया। सिंगापुर में लोग बहुत ही डिवाइडेड करके रह रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी में, चाइनीज़ कम्युनिटीज़ में, इंडियंस कम्युनिटी में रह रहे थे। तो ये जो है बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था नेशन को यूनाइट करने के लिए। तो पीएम ली ने ये चीज़ को जो है टैकल करने के लिए एक चीज़ की कि उन्होंने नेशनल फ्लैग और जो है नेशनल एंथम जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1960 में सिंगापुर में एस्टेब्लिश होता है हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड। और सिंगापुर में इतने स्लम जो एरिया थे उनको कन्वर्ट करने के लिए, बड़े बड़े जो है फ्लैट अपार्टमेंट्स बनाने के लिए ये जो बोर्ड है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इस बोर्ड ने जो है बहुत सारे स्लम्स को, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए, जैसे कि बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट, और बहुत ही सस्ते दामों में, कम दामों में उनको जो स्लम्स के जो स्लम में जो रहते उनको ऑफर। सिंगापुर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम था, लेकिन जो लोग कुछ भी ऐसा जॉब कर रहे थे उन लोगों का जो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, जैसे कि हमारे यहाँ इधर प्रोविडेंट फंड होता है ना, उनका जो है सैलरी से कुछ ऐसा परसेंटेज 5% और 10% हो कट के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहा था। और ये रूल था कि अगर आप अगर रिटायर नहीं होते तब तक आप इसको नहीं विड्रॉ कर सकते थे। तो अब ये है ली ने
कुछ चेंज कर दिया था। बोल रहे थे कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फ्लैट खरीदने के लिए हो तो आप लोग उसको विड्रॉ कर रहे थे। इसकी वजह से कुछ ही सालों के अंदर सिंगापुर में जो है स्लम एक चेंज होके पूरा फ्लैट या बोलो अपार्टमेंट्स ऐसा पूरा एकदम दिखने लग चुका था। वो जो देखने में या बोलो दूर से अगर कोई देखे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, स्लम दूसरी तरफ और फ्लैट। कुछ ही सालों में ये जो है चेंज हो चुका था, बताया बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब पीएम ली ने ऐसे कुछ स्टेप लिए थे जिनकी वजह से सिचुएशन रैपिडली चेंज होता है। उन्होंने 1967 में आसियान को एस्टेब्लिश किया, जिनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था टू प्रोमोट रीजनल इंटीग्रिटी टू सपोर्ट एवरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। और भी एक जो स्टेप उन्होंने लिया, वेस्टर्न एरिया में जुलोंग टाउन कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे उनका प्लान था कि ये इस्टेब्लिश करके वहाँ पे एक मतलब इंडस्ट्रियल एक हब सेटअप करने का, सिंगापुर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम करने का, सिंगापुर के लोगों को जॉब देने का। सिंगापुर के जो पीएम थे उनका सवाल था बड़े बड़े फॉरेन कंपनी को यहाँ पे लाने का। बट एक सवाल उठता है कि बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे आके सिंगापुर में आके यहाँ पे वेस्टर्न एरिया पे आके क्यों सेटअप करी, सवाल तो उठेगा ही। तो पीएम ली ने टैक्स बेनिफिट, टैक्स हॉलीडे और लेबर लॉ है उनको भी कंपनी के अंडर छोड़ दिया था। यानी जो कंपनी सेटअप करके अपना इंडस्ट्रियल फैक्ट्री सेटअप करके अपना काम करेगी उनको टैक्स हॉलीडे 2-3 साल तक भी अनाउंस कर दिया गया था। और जो लेबर लॉ है, जी हाँ, वो सिंगापुर खुद के पास नहीं रख के इन कंपनी के ऊपर भी छोड़ दिया था, जिस चीज़ ने कंपनी को ये सोचने में मजबूर किया कि ये चीज़ हमारे ऊपर छोड़ देने तो हमारे ऊपर भी लेबर का पूरा जो है कंट्रोल रहेगा। और इस वक्त सिंगापुर के मैक्सिमम जो सिंगापुर के पॉपुलेशन के हाथ में कोई जॉब भी नहीं था, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया, यूएसए, जापान, ये सब कंट्री को रिक्वेस्ट किया, वहाँ के कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि वो सिंगापुर पे आके अपना जो है सेटअप कर ले, अपना इंडस्ट्री जो है सेटअप करके एक मतलब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जिससे उनके लोगों को मतलब सिंगापुर के लोगों को एक बढ़िया जॉब मिलेगा, जो सिंगापुर के मतलब नया इन जीडीपी या सिंगापुर के फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल जो स्थिति था वो सुधारने के लिए। और देखते देखते करीबन 2 सालों के अंदर सिंगापुर का जो है जो लोग थे अनएम्प्लॉयड थे उनमें से 32,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका था। इसकी वजह से मलेशिया के ऊपर जो है सिंगापुर का डिपेंडेंसी वो कम हो चुका था। और ये चीज़ की वजह से सिंगापुर का जीडीपी करीबन 14% बढ़ चुका था। लेकिन लोग सिंगापुर के जो वर्कर्स थे वो काम करके भी, ओवर टाइम करके भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड था उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, उसको मीट नहीं कर पा रहे थे। इसी की वजह से पीएम ली ने अपने ऑफिशियल को बुलाया और बोला हम मॉस्किटो कॉयल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, ये सब मैन्युफैक्चरिंग टाइप के जो है इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम इसको फ्यूचर में करते रहे, कंटिन्यू करते रहे तो एक जगह पे जाके हमारा जो है ग्रोथ वो रुक जाएगा। हमको मतलब ऐसा कुछ ऐसा कर जो टेक्नोलॉजी टाइप चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो मतलब बहुत ज़्यादा कम टाइम लेता है लेकिन उनका जो है प्रॉफिट बहुत भी ज़्यादा है, जैसे कि मशीनरी, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब। और देखते ही देखते 1973 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने एक चीज़ अनाउंस कर दिया था। उन्होंने बोला जो भी सिंगापुर में आगे एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप करेगा उनको 5 साल का टैक्स हॉलीडे दे दिया जाएगा। तो आप लोग समझते, अभी तक 1 साल 2 साल 3 साल तक दिया जा रहा था, अभी 5 साल मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 5 साल तक आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो कंपनीज क्यों ना जाएगी। और ये अपने मतलब फॉरेन कंपनीज के लिए भी सिर्फ नहीं था, अपनी कंपनी के इंडस्ट्री के लिए भी था। तो आप बता सकते हो ग्रोथ कहाँ से आएगा, यहीं से तो आएगा, मतलब वर्कर्स को टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसे पता है आप लोगों को टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने के लिए कुछ ऐसा नॉलेज होना, टेक्नोलॉजी मशीन को चलाने के लिए एक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सिंगापुर के गवर्नमेंट ने एमएनसीज के साथ जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर दिया था वर्कर को ट्रेंड करने के लिए, जिससे फ्यूचर में जाके वो अच्छी तरीके से प्रोडक्ट बना पाए, अच्छी तरीके से काम कर पाए, जो सिंगापुर का एक डेवलपमेंट साइन था। तो आखिर में मैं यही बोलूँगा कि ऐसे बहुत सारे जगह या बहुत सारी चीज़ें जो हम सिंगापुर से सीख सकते हैं। जैसे पीएम ली से अगर आप लोग बताओ,
तो उन्होंने कभी भी अपने पोजीशन के बारे में नहीं सोचा था कि पोजीशन को कैसे रख पाऊँ, मैं पीएम कैसे रह पाऊँ सालों पर साल। उन्होंने ये एक बार भी नहीं सोचा था। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि देश को कैसे संभाला जाए, देश को कैसे अपग्रेड किया जाए, ट्रांसफॉर्म किया जाए, देश का जो इकोनॉमिक सोशल सिचुएशन है इसको कैसे बदला जाए। उन्होंने सिर्फ यही सोचा था, अपनी सत्ता के बारे में या पोजीशन के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। सेकंड पॉइंट, उन्होंने कभी भी एक क्लास को या एक कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि यूनिटी, एक सभी देश के सभी लोगों को यूनाइट करके कैसे रह पाए। उन्होंने कभी भी एक टाइप का कम्युनिटी या एक टाइप के जो है रिलीजन को कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस या ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। लास्ट पॉइंट यूनिटी से ही लिंक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट से ही रिलेटेड है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि यूनिटी, चाइनीज़, इंडियन, मलयान, मुस्लिम बहुत लोग वहाँ पे रह रहे थे सिंगापुर। कभी भी आपने क्या कम्युनल दंगा या कम्युनल रियट्स के बारे में सुना? मैंने जो ये स्टोरी बताया, नहीं सुनोगे, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसी देश है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते तो हैं, लेकिन वहाँ पे कभी भी दंगा फसाद ये सब चीज़ नहीं होता है। तो ये चीज़ हम सिंगापुर से सीख सकते हैं। बाकी आज अगर बात बोले कि सिंगापुर के लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत टाइप के लोग, इंडियन, चाइनीज़, मलयान लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी दंगा फसाद ये चीज़ नहीं होता है। तो सीखने को तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर नहीं सीखना हो तो कुछ भी नहीं सीख सकते। यही बोलूँगा लास्ट में दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा डॉक्यूमेंट्री या केस स्टडी ज़रूर बताना मुझको कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।